Hello, dear students. First of all, Assalamu alaikum. Now, today we are going to the next topic in your social science subject, chapter number one. We will continue page number three. Okay. Now, the Dutch Praja. डच इट मीन्स कि जो डच प्रजा है यानी कि पीपल ओके जो डच पीपल है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे आफ्टर 100 years of the arrivals of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. Initially, they established forts at Pulicat at Madras. Okay, initially they established fort and Pulicat and Madras, now Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, while Britishers also arrived in India, the Dutch could not withstand the competitions against the British. हम यहाँ पे बात करेंगे डच पीपल के बारे में कि वो पोर्टुगीज के आगमन के बाद के 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी में यानी कि 16th सेंचुरी में के अंत में हॉलैंड यानी कि वर्तमान लाइक नेदरलैंड्स ओके के निवासी डच लोग व्यापार यानी कि उनके जो निवासी यानी कि इंडिया केम टू इंडिया क्यों आए थे ओके तो देखो कि डच लोग व्यापार करने के लिए आए जो डच पीपल थे वो व्यापार करने के लिए कहाँ आए इंडिया के ट्रेडिंग इट मीन्स के व्यापार करना ओके बिजनेस धंधा करना ओके तो वो धंधा करने के लिए कहाँ पे आए व्यापार करने के लिए वो इंडिया में आए सर्वप्रथम पुलिकेट और मद्रास वर्तमान चेन्नई में इन्होंने कोठियाँ स्थापित की ओके इन्होंने यहाँ पे मद्रास यानी कि पुलिकेट और मद्रास यानी कि सबसे पहले वो कहाँ आए पुलिकेट एंड मद्रास में तो उन्होंने यहाँ पे क्या तैयारी की वर्तमान उन्होंने यानी कि नाव अभी वो कहाँ पे चेन्नई में तो उन्होंने क्या की कि कोठियाँ स्थापित की ओके दे ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड यानी कि ईस्वी सन यानी कि 1663 के अंदर में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थापित की आगरा के अंदर भी इन्होंने कोठी बनाई ओके सेंटर बनाया ओके व्यापार करने का ओके जहाँ पे अपने व्यापार करते हैं वहाँ पे अपने को लाइक कुछ तो होना चाहिए दुकान वगैरह होता है ना वैसा तो उन्होंने कोठियाँ बनाई ओके सो उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए तो वही समय पे जो ब्रिटिशर्स है अपने वो कहाँ आए भारत यानी कि इंडिया में आए तो डच अंग्रेज़ों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके यानी कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो अंग्रेज़ थे वो भी इंडिया में आए तो उसके लिए वो जो डच पीपल थे वो यहाँ डच पीपल क्या हुआ जो डच पीपल यानी कि डच पीपल थे वो इनके सामने यहाँ पे टिक नहीं सके ओके क्योंकि वहाँ पे लोग जो अंग्रेज़ आ चुके थे वो भी व्यापार करने के लिए आए तो उनके सामने वो वहाँ पे टिक नहीं सके ओके ऐसा बताया गया है इस पैराग्राफ में जो द डच कुड नॉट विस्टैंड द कॉम्पिटिशन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश यानी कि जो डच पीपल है वो कॉम्पिटिशन्स में अंग्रेज़ों के आगे नहीं थे ओके जो उन डच अंग्रेज़ों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके यानी कि उनको नहीं पहुंच सके ओके ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेंज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड in the 1600 C, the British established the East India Company. The company belongs to merchants who wanted to increase their wealth by understanding trade with India. The first British ships arrived in India at the port of Surat in the year 1608. Okay, Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. He meets Jahangir but did not get his permissions to trade. Thereafter, Sir Thomas Roy. Okay, Sir Thomas Roy arrived in India, who acquired the permissions to establish a trading center in Surat. And the leave went to the hands of the Shahjahan. Shahjahan gave permissions to the British to carry out trade in Bengal. ओके तो ये ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया यानी कि भारत पर अंग्रेज़ों की नज़र यानी इंडिया जो है अपना उस पर जो ब्रिटिशर जो पहले के ज़माने में जो अंग्रेज़ थे उन लोगों की यहाँ पे नज़र बहुत थी इंडिया के ऊपर तो यानी कि 1600 में जो ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ ओके इंग्लैंड की जो रानी है क्वीन एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ओके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई कब हुई
जब रानी क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे, ओके, यानी कि उनके समय में, और ये कंपनी की स्थापना हुई। तो भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाला व्यापारियों की यह कंपनी थी। ओके, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी, है कि किसकी कंपनी थी? द कंपनी बिलोंग्स टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप्स इंडिया अराइव्ड, यानी कि ईस्वी सन 1608, यानी कि 1608 के अंदर जो पहले 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज बेड़ा भारत की सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, यानी कि सूरत के पोर्ट पर पहुंचा। जो पहला जहाज जो था ब्रिटिश लोगों का, वो कहाँ पहुंचा? सूरत में। ओके, सूरत के पोर्ट पे, उसको अपने बंदरगाह बोलेंगे। ओके, हिंदी में क्या बोला जाता है उसको? बंदरगाह। के भारत में जो इंडिया है के अंदर भारत में लाइक भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। क्या पहुंचा? अंग्रेजी जहाज, जो ब्रिटिशर्स लोगों का जो जहाज था वो पहुंचा। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं, द फर्स्ट ब्रिटिश शिप्स अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 सी, एंड कैप्टन हॉकिंस, यानी कि जो फ्रांसीसियों ने सूरत मछलीपट्टनम, इसमें बताया गया है कि भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम, यानी कि यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। इट मीन्स दैट यहाँ पे बताया गया है कि जो भारत के धरती पर पैर रखने वाले प्रथम, यानी कि जो इंडिया है, अपना भारत है, उसमें जो पहले पैर रखने वाले जो इंसान थे वो हॉकिंस इस जहाज के बड़े कप्तान थे। ओके, इस जहाज के बड़े कैप्टन थे। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। ओके, ही मीट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड, यानी वो किससे मिले? वह जहांगीर से मिले, परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद आने वाले सर थॉमस, उसके बाद कौन आया देखो, उसके बाद आने वाले सर थॉमस रो ने जहांगीर, ओके, सर थॉमस रो ने, ये रहा। उसके बाद कौन आया? ध्यान आफ्टर कौन आया? सर थॉमस रॉय। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, आपको मैं बता रहा हूँ, देखो कि वह जहांगीर से मिले परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। भले जहांगीर से भी वो मिल चुके, पर उसने नॉट गेट हिज परमिशंस टू ट्रेड, ही मीट जहांगीर ऑल्सो। ओके, तो जहांगीर ने वो व्यापार करने के लिए उनको परमिशन नहीं दी। तो देयर आफ्टर उसके बाद कौन आए? सर थॉमस रॉय आए, अराइव्ड इन इंडिया who acquired the permissions to establish a trading center in सूरत, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि उसके बाद आने वाले सर थॉमस रॉ ने जहांगीर से मिले, सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद जो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहाँ। went to his hands of शाहजहाँ, दिल्ली went to his hands of शाहजहाँ। उसके बाद दिल्ली की जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा? शाहजहाँ बैठा। शाहजहाँ gave permissions to the British to carry out trade in Bengal, यानी कि यानी कि यहाँ पे शाहजहाँ ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। यानी कि जो शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए, उसके बाद शाहजहाँ ने परमिशन दी। क्या परमिशन दी? कि जो शाहजहाँ ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की यहाँ पे अनुमति प्रदान कर दी। शी गेव अ परमिशंस टू द ब्रिटिशर्स टू कैरी अवर ट्रेड इन बंगाल में इनको धंधा व्यापार करने के उसको यहाँ पे अनुमति दे दी, प्रदान की। नाउ द नेक्स्ट इज द फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी, यानी फ्रेंच पीपल के बारे में आप यहाँ पे देखेंगे कि द फ्रेंच इस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर। ओके, ये सब ईयर आपको याद रखने हैं और अंडरलाइन करने। दे इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। द हेड ऑफ, ये सब आपको अंडरलाइन करना। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ Dupleix, who had to decide to expand European rule in India. The French
The French and the British stood in competitions against the becomes the strongest European company. There were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winners. However, the French retains their control over the trading center of Pondicherry, Mahe and Chandranagar. ओके यानी कि यहाँ पे आप फ्रांसिस की बात कर रहे हैं कि जो फ्रांसीसियों ने फ्रांच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ईस्वीसन यानी कि 1664 के अंदर में स्थापित हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1664 के अंदर कौन सी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, दे इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन सूरत, तो ये फ्रांसीसियों ने सूरत यानी मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी में कोठियों की स्थापना की। ओके, वहाँ पे उन्होंने कोठियाँ बनाई। देन आफ्टर उसके बाद जो फ्रांच की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था। ओके, समझ में आया डियर। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो इन्होंने 1664 के अंदर जो फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश हुई थी। देन आफ्टर उसके बाद जो फैक्ट्रीज थी वो मछलीपट्टनम इन पौंडीचेरी एंड सूरत मछलीपट्टनम पौंडीचेरी, यहाँ पे इन्होंने कोठियाँ बनाई फैक्ट्रीज। ओके, द हेड ऑफ यानी कि ये जो फैक्ट्रीज का जो मालिक था वो कौन था? ओके, तो डुप्ले था। ओके, यहाँ पे बताया है कि फ्रांचों की कंपनी का बड़ा अधिकार कौन था? डुप्ले था, जिस भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। इसी तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीस दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी, यानी कि एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स किया करती थी। ओके, ये वाला यहाँ पे बताया कि द फ्रांसिस एंड द ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन। ओके, एक दूसरे के साथ उन्होंने कॉम्पिटिशन किया। देन आफ्टर उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई। उनके बीच क्या हुआ? बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, यानी बैटल्स। ओके, बहुत सारी लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद हुए अलग अलग। ओके, सो जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए। तो कौन लड़ रहे थे? जो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स, ये दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई और कॉम्पिटिशन्स हुए। ओके, तो उसमें कौन जीत गया? जिसमें अंत में जो लास्ट एंडिंग में जो कौन सफल हुए? अंग्रेज ही सफल हुए। परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे रहे। उनके पास कौन कौन से लाइक ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वो कौन कौन से बचे रहे? लाइक पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। ओके, बाकी सारे अंग्रेजों ने हड़प ली। ओके, ब्रिटिशर्स ट्रेड इन बंगाल, यानी कि बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार, यानी बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश ट्रेड है। ओके, उनका जो धंधा व्यवसाय है वो वहाँ पे इन्होंने शुरू किया कि बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड on the banks of river Hooghly, established forts in the year 1651. The forts were garrisoned for their protections of the factories and the got permissions of the Mughal Emperor Aurangzeb to the trade without paying taxes against the annual payment। यानी कि ईस्वी सन 1651 ओके में हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की, यानी कि जो हुगली डिस्ट्रिक्ट थी, रिवर हुगली था, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने व्यापार करने की यहाँ पे शुरुआत की। ओके, उसके बाद अपनी कोठियाँ स्थापित की, उसके आसपास के किले बनाए। ओके, यू सी शिप्स ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर फोर्ट्स, अंग्रेज़ों के जहाज और कोठी। अंग्रेज जो लोग हैं उनकी जो जहाज है और उनकी जो कोठियाँ हैं, देखो यू सी द पिक्चर। ओके, यानी कि द फोर्ट्स वेर गैरिनोज, यानी कि अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे, और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के पास से वार्षिक यानी कि रकम के बदले में कर चुका है, बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ओके, यानी कि औरंगज़ेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस अगेन एन एनुअल इनकम, यानी कि बिना व्यापार करने की अनुमति यहाँ पे इन्होंने प्राप्त कर ली। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसमें देखो कि बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ रेस इनटू अर्न मोर एंड मोर मनी। आप लोगों को यहाँ पे पूरा मैप बताया गया है। यहाँ पे सब क्या बताया गया कि द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 सी टू 1857। ओके, यानी कि अलग अलग समय पर ब्रिटिश और स्थानीय शासन, अलग अलग जो समय
पर ब्रिटिश और स्थानीय शासन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को बताई गई है मैप के अंदर। By this time, the East India Company was enraged to earn more and more money, and for the order passed in Bengal on the company availed the benefits of tax credit. However, many officials who were engaged in private trade did not pay the taxes, and as a result, the income generated the tax collection in Bengal reduced, which is terms were opposed by the Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan. These disputes kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. After Ali Vardi Khan has his sons Rajuddaulah took charge, he got involved into a major battle with the British. यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अब कंपनी के अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धाओं में लग चुके थे। अधिक कम यानी कि जो अब कंपनी के जो अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुके थे। ओके, सो यहाँ पे बंगाल में कर्मयुक्त व्यापार करने की घोषणा के केवल कंपनी को ही कर्मयुक्त व्यापार की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी के व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई। ओके, जो बंगाल में जो व्यापार करते थे उनको क्या आ गई, उनकी इनकम जो है वो घटने लगी, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया। किसने विरोध किया? जो बंगाल के जो मुर्शिद अली खान थे उन्होंने विरोध किया, यानी कि अपोज्ड किया। ओके, और यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंत में यानी कि ये जो विवाद, ओके, ये जो प्रोटेस्ट था वो दिन पे दिन यानी कि अपोज जो था, यानी कि दिन पे दिन क्या होता रहा, बढ़ता गया। तो अंत में यानी कि आखिर में उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन यानी कि 1775 के अंदर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ओके, यानी कि उसके बाद अब हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध। ओके, यानी कि प्लासी का उसके बाद युद्ध हुआ। ओके, ही गॉट इन्वॉल्व इनटू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि प्लासी का अंत में जो उसके परिणाम स्वरूप में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज बैटल ऑफ प्लासी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।